दुनिया के 60 मिलियन सोल्जर्स और इंडिया के करीब 15 लाख से ज्यादा सैनिक इस वॉर का हिस्सा बने और सिर्फ 4 ही सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्चे के द्वारा चलाई गई बुलेट जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस की हत्या की थी, वो बुलेट आगे चलकर इतनी भयानक वॉर का रीजन बनेगी। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी जंग थी जिसमें यूरोप के साथ एशिया और अमेरिका ने भी भाग लिया। इस जंग ने दुनिया के सभी देशों को 2 भाग में बांट दिया था, जिसमें पहला था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। लेकिन सवाल यही है कि एक बुलेट आखिर इतनी बड़ी वॉर का कारण कैसे बन सकती है। देखिए, इतनी बड़ी वॉर किसी एक रीजन से तो हो ही नहीं सकती और वर्ल्ड वॉर 1 के होने के पीछे भी कई सारे रीजंस थे, जिनमें से मेन ये 4 रीजंस थे। कौन से थे ये 4 रीजंस? आखिर क्यों इतनी बड़ी वॉर हुई थी और पूरी दुनिया इस 19 साल के बच्चे को वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा रीजन क्यों मानती है? आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी कहानी आज के हमारे इस वीडियो में। तब के टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 को द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी वॉर अब 60 से 70 सालों तक होगी ही नहीं। लेकिन द ग्रेट वॉर के खत्म होने के 20 ही साल बाद हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद द ग्रेट वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 की हमारी कहानी स्टार्ट होती है 28 जून 1918 के दिन। ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रांस फर्डिनांड बोस्निया के टूर पर जाते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी इस टूर में शामिल है, जिसका नाम है सोफी। लेकिन जैसे ही बोस्निया के लोगों में यह बात फैल जाती है कि प्रिंस बोस्निया आने वाले हैं, तो वहां के कई बड़े क्रांतिकारी ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं, जिनमें से एक था ब्लैक हैंड। इस ग्रुप ने प्रिंस को मारने का प्लान बना लिया। बट वेट, देश के लोग अपने ही होने वाले राजा को क्यों मारना चाहते हैं? दरअसल इसका रीजन ये है दोस्तों कि बोस्निया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था ही नहीं। 1908 में बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग, जिन्हें स्लाविक कहा जाता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो खुद को आजाद देखना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर क्रांतिकारी ग्रुप्स बनने लगते हैं, जिनमें से एक था ब्लैक हैंड। फ्रांस फर्डिनांड बोस्निया की सड़क से जा ही रहे थे कि तभी एक रेवोल्यूशनरी ने उनकी कार पर बॉम्ब फेंक दिया था। बॉम्ब जो है वो कार से टकरा कर साइड में गिरता है, जिसकी वजह से प्रिंस तो बच जाते हैं, लेकिन 20 और लोग घायल हो जाते हैं। फ्रांस फर्डिनांड अपने सारे प्लान कैंसिल कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं घायल लोगों से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा। उनकी गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ रवाना होती है, तभी एक 19 साल का क्रांतिकारी, जिसका नाम है गैवरिलो प्रिंसिप, ये 19 साल का लड़का फ्रांस फर्डिनांड की गाड़ी के आगे आ जाता है और प्रिंस और उनकी पत्नी दोनों को ही शूट कर देता है। गैवरिलो प्रिंसिप को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसकी एज 20 साल से कम है, इसीलिए उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इतिहास के मुताबिक यही वो रीजन था जिसने वर्ल्ड वॉर 1 को जन्म दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे और रीजंस थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर जैसी काल्पनिक वॉर रियलिटी में बदल गई थी। चलिए जानते हैं डिटेल में उन सभी रीजंस के बारे में। 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब डेमोक्रेसी बहुत ही कम एम्पायर्स में हुआ करती थी। ज्यादातर एम्पायर्स में मोनार्सी चलती थी। मोनार्सी यानी राजाशाही, और मैं एम्पायर्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब का यूरोप का मैप कुछ इस तरह का था। लुक एट दिस मैप। ये जो एरिया था वो था ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर, उसके ऊपर था रशियन एम्पायर, ये वाला एरिया जर्मन एम्पायर का था, और आज के टर्की में उस टाइम पर ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। लास्ट में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम भी थे। ये सभी एम्पायर्स 4 सेक्टर में एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे थे, और यही वो 4 रीजन्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 जैसी काल्पनिक वॉर को रियलिटी में बदला था। ये 4 रीजन्स थे: अलायंस, नेशनलिज्म, मिलिट्री एंड इंपीरियलिज्म। आइए जानते हैं डीप में इन चारों रीजन्स के बारे में। अलायंस। उस टाइम पर ज्यादातर एम्पायर्स एक दूसरे एम्पायर से अलायंस में रहना पसंद करते थे। अलायंस यानी एक समझौता जिसमें एक देश दूसरे देश की पूरी तरह से मदद करेगा। अब अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और इन दोनों ने इटली के साथ मिलकर अलायंस बनाई थी। दूसरी तरफ फ्रांस ने रशियन एम्पायर के साथ अलायंस बनाई थी, जिसमें बाद में ब्रिटिश एम्पायर भी जुड़ गया था। हमारा भारत उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर के साथ था, क्योंकि इंडिया पर तब ब्रिटिशर्स का राज था। एक तरह से दुनिया के सभी देशों को 2 भाग में बांट दिया गया था। पहला था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। इन दोनों ही डिपार्टमेंट में कौन कौन से देश आते थे इसकी बात बाद में करेंगे। दूसरा हमारा रीजन है नेशनलिज्म। मेरा देश दुनिया का सबसे महान देश है और बाकी देश के लोग मुझसे नीचे और तुच्छ है। इस चीज को नेशनलिज्म कहा जाता है। तब के टाइम में राजा अपने देश की प्रजा में ऐसा जुनून जगा देते थे अपने देश के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल हो। लेकिन सवाल वही है कि उस टाइम पर मिलिट्री बढ़ानी ही क्यों थी? तो यहाँ पर आता है हमारा तीसरा रीजन, मिलिट्री। यूरोप के देश एक दूसरे एम्पायर से काफी डर कर रहते थे। उन्हें यही डर लगा रहता था कि कहीं दूसरे देश का राजा हम पर अटैक ना कर दे। इसीलिए सभी एम्पायर्स मिलिट्री पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च देते थे। ब्रिटेन की मिलिट्री इस टाइम पर सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री थी, और जर्मनी ने भी ब्रिटेन को देखकर अपनी मिलिट्री बढ़ाना शुरू कर दिया था। इन दोनों देशों को मिलिट्री बढ़ाते देख दुनिया के सभी देश इस रेस में दौड़ने लगे और एक ही काम पर फोकस करने लगे, और वो था मिलिट्री बढ़ाने। अब राजा महाराजा को मिलिट्री बढ़ानी है तो उन लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, इसीलिए वो इन सोल्जर्स का
का उपयोग वॉर में करते थे और वो भी दूसरे देश को ऑक्यूपाइड करने में। यही पर हमारा फोर्थ रीजन आता है इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। 20वीं सदी में राजा की ताकत कितनी थी वो उनकी सीमा से मापी जाती थी। इसीलिए राजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोस के छोटे मोटे देशों को ऑक्यूपाइड किया करते थे। दूसरा रीजन साम्राज्यवाद का यह था कि उस देश का पैसा और सोना राजा को अपने पास लाना है, जिससे वो अपने शौक पूरे कर सके, अपनी प्रजा को संभाल सके और सबसे मेन काम मिलिट्री बढ़ा सके। ये वो 4 रीजन्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पेट्रोल का काम किया था। अब वापस आते हैं हमारी कहानी पर। जैसे ही फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हुई बोस्निया में, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को यह लगा कि यह काम जरूर सर्बिया का है, और राजा को ऐसा लगने का कारण था सर्बिया में रहने वाली स्लाविक जाति के लोग। बोस्निया, जिसको ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऑक्यूपाइड किया था, वहां भी स्लाविक जाति के ही लोग रहते थे। इसीलिए सर्बिया बोस्निया को इंडिपेंडेंट दिलाने में मदद कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा ने तुरंत ही एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को। अल्टीमेटम में कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी जिसे एक इंडिपेंडेंट देश मानने के लिए कभी राजी नहीं हो सकता। इन शर्तों के आते ही सर्बिया ने रशिया से मदद मांग ली, जिसमें रशिया भी सर्बिया की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब हंगरी ने देखा कि रशिया भी सर्बिया के साथ है, इसीलिए उसने जर्मनी से मदद मांग ली और जर्मन एम्पायर भी मान जाता है मदद के लिए। दोनों साथ में मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं ताकि रशिया और सर्बिया को हरा सके। 25 जुलाई के दिन सर्बिया अल्टीमेटम मानने से इनकार कर देता है। सर्बिया का रिप्लाई मिलते ही 28 जुलाई यानी प्रिंस की मौत के ठीक 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर देता है। युद्ध की न्यूज सुनते ही रशिया सर्बिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया और रशिया को युद्ध में देखते ही जर्मनी ने भी वॉर में अपने पैर डाल दिए। इस टाइम पर फ्रांस रशिया के साथ मिल जाता है और धीरे धीरे दुनिया की कई बड़ी कंट्रियां एक दूसरे के साथ शामिल हो जाती है वॉर में। अब एक तरफ है एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और बाद में जापान और अमेरिका भी शामिल हो चुके थे। सामने थे सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर को शामिल किया जाता है। एक तरह से चेन ऑफ फ्रेंडशिप बन जाती है। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। 60 मिलियन से ज्यादा सोल्जर इसमें शामिल हो गए हैं और ब्रिटिशर्स ने 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स को इस युद्ध में धकेल दिया था। किसी भी एम्पायर ने यह नहीं सोचा होगा कि यह युद्ध पूरे 4 सालों तक चलेगा। अब फाइनली 17 जुलाई 1917 रशिया में कुछ क्रांतिकारी द्वारा वहां के राजा जार निकोलस II को मार दिया जाता है, जिसके बाद नवंबर 1718 में रशिया की कमांड संभाल लेते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जैसे ही पावर में आते हैं वो रशिया को वॉर से बाहर कर देते हैं और जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इस ट्रीटी में उनको काफी ज्यादा जमीन जर्मनी को देनी पड़ी थी। इस ट्रीटी का नाम था ब्रेस्ट लिटोव्स्क। 4 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी भी हार मान लेता है और ट्रीटी साइन कर लेता है एलाइड पावर के साथ। लेकिन अभी भी जर्मनी हार मानने को राजी नहीं था, इसीलिए 11 नवंबर 1918 के दिन जर्मनी आर्मिस्ट साइन कर लेता है अलायंस पावर के साथ। आर्मिस्ट यानी कि दोनों ही देश अपनी मर्जी से वॉर रोक रहे हैं। इस वॉर में ना तो कोई जीता है और ना ही कोई हारा है, इसे आर्मिस्ट कहा जाता है। यही वो लास्ट दिन था वर्ल्ड वॉर 1 का। लेकिन इसी टाइम पर जर्मनी में एक घायल सोल्जर जो हॉस्पिटल में ये न्यूज सुनता है कि जर्मनी ने वॉर रोक दी है, तो वो बहुत ही गुस्सा होता है। और यही वो सोल्जर था जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़े वॉर की शुरुआत की थी, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। यह सोल्जर कोई और नहीं बल्कि हिटलर ही था, जिसने वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 20 ही साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ये वीडियो स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा। हमारे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।